हाय एवरीवन, आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे और फिर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। तो देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना कि आखिर ये सिर्फ बैस्टिल को तोड़ देना, वहाँ पे धावा बोला गया था, वो सिर्फ नहीं है। वहाँ से लेके आखिर कैसे फ्रांस विकसित हुआ, ये मोनार्की से हटा, फिर जैकोबिन रूल आया, फिर उसके बाद कैसे वुमेन्स को राइट मिली, ये ओवरऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन 5 मई 1789 से लेकर 1799 तक को पीरियड को हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर तुम बुक में देखोगे फिर विकिपीडिया पर तो यही बतलाएगा। देखो, तो आखिर सबसे पहले इसको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए तुम्हारे एनसीईआरटी का जो पेज 1 है पहले उसको भुला जाओ। आखिर अगर तुम उसको ध्यान में रखोगे कि पेज 1 में इंट्रोडक्शन में ये दिए हुए तो तुमको समझने में दिक्कत होगा, तो मेरे कहना मानो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड रख लो और मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी समझो। सबसे पहले क्या होता है कि बार्बन डायनेस्टी, जैसे हमारे में खिलजी डायनेस्टी इंडिया में आ जाता है, खिलजी डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, उसी तरीके से फ्रांस का एक डायनेस्टी है, उसका नाम बार्बन डायनेस्टी है। तो बार्बन डायनेस्टी के राजा लुइस 16 है। जैसे कि लुइस 16 जो उस लुइस 16 के पहले जो राजा बने तो लुइस 4, लुइस 5, तो लुइस आई थिंक लुइस 4 जो थे, लुइस 4 ये बार्बन डायनेस्टी को स्टार्ट किया। लुइस 4 बार्बन डायनेस्टी को स्टार्ट किया, उसका बार्बन डायनेस्टी का इमर्जेंस उन्हीं से हुआ है। लुइस 4 लुइस 6 याद नहीं हमको अच्छे से। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, जो भी राजा बनता था उनका नाम लुइस लुइस ही पड़ता था। लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, तो फिर लुइस बार्बन डायनेस्टी को 16वें जो राजा हुआ लुइस 16। तो वो जो है 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठता है, मतलब उसको राजगद्दी मिल जाती है। एस्केट मतलब राजगद्दी पर बैठना, तो उसको राजगद्दी मिल जाती है 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में ही वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियोट से वो शादी करता है। किससे शादी करता है? मैरी एंटोनियोट से वो शादी करता है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियोट से वो शादी करता है। ठीक है, यहाँ तक वो शादी कर चुका होता है। अब वो राजगद्दी पर बैठ चुका है। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद सब राजा सबसे पहले खजाना ही ढूंढता है, खजाने में आखिर कितना है। मतलब हर किसी को खजाने पर ही ध्यान रहता है, तो वो जाता है अपने राज्य का जो उसका जो स्टेट ट्रेजरी को जगह वो सर्च देखता है। तो जब वो स्टेट ट्रेजरी देखता है, मतलब जो खजाना देखता है, वो देख पाता है कि जो खजाना है बिल्कुल खाली है, एकदम खाली है, सूखा हुआ है। ड्रेन मतलब सूखा हुआ है। तो आखिर ये खजाना कहाँ गया? ये जो खजाना है, जब ये लड़ाई लड़ा गया उसके पहले जो लड़ाई लड़ा गया था, उस लड़ाई में वो खजाना जो था वो खत्म हो चुका था। किस में खत्म हुआ था? लड़ाई में जो वॉर्स में जो खजाना था वो खत्म करते हो। जैसे कि मशीन गन्स, ये टैंकों में तो जाहिर सी बातें यूज़ होता ही है, तो उस चीज़ में खजाना खत्म हुआ था, पैसा खत्म हो गया था फ्रांस का। अब क्या था कि ये जब लड़ाई हो रहा था ना, तो फ्रांस जो लड़ाई लड़ा था, उसके पास खुद का पैसा था नहीं, तो दूसरे से कर्ज लेकर के लड़ाई लड़ा था। तो 1 बिलियन लाइफ्स वो कर्ज लिया था। हाँ, जो लोन हो गया 1 बिलियन लाइफ्स क्या था उस टाइम 1774 तक, हाँ सर मुझको याद नहीं है। तो उस टाइम फ्रांस का करेंसी था, लाइफ्स फ्रांस का करेंसी था, तो 1 बिलियन हो चुका था, जो कि अब बढ़ करके 2 बिलियन लाइफ्स हो गया था। और वो लोग जो फ्रांस को लोन दिए थे, अब 10% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। कितना चार्ज कर रहे थे? 10% एक्स्ट्रा फ्रांस से डिमांड कर रहे थे अपने इंटरेस्ट के साथ। तो कि अब राजगद्दी पे बैठ गया है। अब उसको क्या था कि जो उसका जो खर्च है, जैसे कि महल है तो महल में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, महल की सजावट है, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब फिजूल खर्च, तो ये सजावट है, लाइट उट, ये सब में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था। तो उन सब खर्च को मेंटेन करने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाता? मेन तो पब्लिक हो जाती है, तो वो पब्लिक से टैक्स वसूलना, वो सोचा कि हम टैक्स वसूल लेंगे पब्लिक से। तो ये सोचा कि हम पब्लिक से टैक्स ले लेंगे। तो उस टाइम क्या था, टैक्स लेने का सोचा, तो फिर लोग गुस्साएं भी इसलिए कि तुम अपने पे खर्च करो और हमसे पैसा ले रहे हो। तो ये भी एक मूल कारण था लुइस 16 को ना पसंद करने का। तो ये हो गया। तो उस टाइम फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आ गए थे क्लर्जी, नोबिलिटी, एंड देन थर्ड स्टेट में आ गए थे पीजेंट, आर्टिशंस, ये सब। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये था कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे मेनली वही टैक्स पे करते थे। एक टैक्स हो गया था डायरेक्ट जो राज्य को दिया जाता था, और दूसरा टैक्स चर्च भी टैक्स उन लोगों से लेता था, जिसमें कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 10% था। मतलब कि जो किसान थे ना,
जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसमें से लगभग 90% जो लोग थे वो ये थे, किसानी थे, जिसमें से 60% ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरे जो बड़े बड़े जो लोग उनसे ज़मीन उधार लेते थे, उसके बदले वो लोग ओवर वर्क उनको देना पड़ता था। जैसे कि उनके घर में काम करना, उनके फार्म में काम करना, पीजेंट्स लोग को ओवर वर्क करना पड़ता था उनके लिए, जो बड़े बड़े जो लोग थे उनके लिए, जिसको फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये हो गया, चर्च भी उनसे लेता था कर्ज। अब यहाँ पे ये है कि जो फ्रांस, जो लुईस 16 था, वो सोचा कि ठीक है हम इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए टैक्स इम्पोज कर दें। अब वो टैक्स कैसे इम्पोज करता है, तो पहले फ्रांस के शासन में ये था कि जो टैक्स इम्पोज का जो प्रोसेस था, जो प्रोसेस था, मतलब कि राजा अपने से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं, राजा अपने से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, तो उसको टैक्स इम्पोज करने के लिए जो स्टेट जनरल्स का मीटिंग बुलाना पड़ता है। अभी स्टेट जनरल कौन थे, तो वैसे लोग स्टेट जनरल कौन थे, जो पॉलिटिकल बॉडी, एक तरह का फ्रांस का पॉलिटिकल बॉडी, जो तीन स्टेट है ना, उन सबको जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जो उन सब स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते, उसके वो लोग रिप्रेजेंटेटिव जो हो गए वो स्टेट जनरल कहलाए। तो यहाँ तक तो ये था कि फ्रांस लुईस 16 अपने आप नहीं इम्पोज कर सकते हैं टैक्स। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत आया, दिक्कत ये आया कि पहले 1725 के टाइम है, उस टाइम फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, उस टाइम फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था। लेकिन उसका किस्मत देखो लुईस 16 का, जैसे ही वो राजा बनता है तो 1789 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो बढ़ करके कितना हो गया था, 28 मिलियन हो गया था, फ्रांस का पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया था। तो होने से क्या होता है कि जैसे कि अब जो छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, यहाँ वर्कशॉप में काम करते हैं, तो उनको खाने का दिक्कत होगा ही ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो ब्रेड का जो प्रोडक्शन है वो कम है, पॉपुलेशन उतना ही बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अमीर गरीब का जो डिफरेंस था वो और बढ़ गया, अमीर गरीब का डिफरेंस बढ़ गया। तो जो लोग थे उनके पास शिकायत तो था ना, उनके पास शिकायत था कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि जो ये क्या था, जो लुईस 16 था वो स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाने के लिए डिस्कस कर रहा था। यहाँ तक तो हो गया कि लोगों को एक तरीके से फूड स्कैर्सिटी भी था, फूड खाने की कमी भी थी। तो ये लुईस 16 मीटिंग बुलाता है वर्सेलिस में, खूब सुंदर सा पैलेस है, वहाँ पे चमकदार पैलेस, स्प्लेंडेड मतलब ब्राइटली कलरफुल पैलेस तैयार किया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव का मीटिंग करने के लिए। तो वो लोग आते हैं, हर एक फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर गए, सेकंड स्टेट से 300 मेंबर गए, लेकिन सिर्फ थर्ड स्टेट से 600 मेंबर गए। तो उनको कुछ इस तरीके से बैठाया गया था, मतलब कि ये आमने सामने, ताकि वो लोग एक दूसरे का चेहरा देख सके। लेकिन ये फर्स्ट स्टेट हो गया और ये सेकंड स्टेट हो गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया, उनको थर्ड स्टेट को यहाँ तक था कि उनको पीछे खड़ा किया गया 600 रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन जो ये हो गए, जो आर्टिशंस हो गए, जो वुमेंस हो गए, यहाँ तक कि उनको एंट्री भी बंद था, इन लोगों को एंट्री ही बंद था। तो क्या हो गया, यहाँ तक होता है इनको एंट्री बंद था। और एक मिनट, हाँ, तो फिर पहले क्या था ना कि पहले सिस्टम ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो लोग डिसाइड करके तीनों स्टेट्स एक वोट होता। लेकिन इस टाइम थर्ड स्टेट के लोग क्या कहें कि नहीं, जितने 600 मेंबर है, फिर 300 मेंबर है, 300 मेंबर, ये 6 3 9 1200 वोट टोटल काउंट होगा, और जो होगा वो होगा, मतलब टोटल 1200 वोट काउंट होगी। थर्ड स्टेट के लोगों का कहना था कि हर एक मेंबर का अपना अपना इंडिविजुअल वोट होगा, ये उनका कहना था। लेकिन लुईस 16 इस चीज़ को नहीं मानता है, लुईस 16 इस चीज़ को नहीं मानता है। तो वो अपना ही बोला कि नहीं, हम जो कह रहे हैं कि वही सही है, जो पहले चला आ रहा था वही सही है। तो ये क्या करते हैं, गुस्सा करके 600 स्टेट के जो लोग थे, 600 जो लोग थे वो बाहर निकल जाते हैं और वर्सेलिस के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। वो लोग ये शपथ लेते हैं, वोट मतलब शपथ लेते हैं कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, मतलब कि हम यहाँ चलेंगे तुम वहाँ चलो, तुम वहाँ चलो, एक यूनिटी ब्रेक नहीं होगा। वो लोग ये करते हैं, यूनिटी अपने ब्रेक नहीं करने देते। एक तरफ से जो ये लोग थे, एक मतलब कि 600 मेंबर जुटे हुए थे, इसमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने को। दूसरी तरफ क्या था कि जो
बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, मतलब समर में हो रहा था, मतलब ठंड की वजह से क्या होता है कि जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फूड ग्रेन्स का दाम उतना ही बढ़ चुका, तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, लोगों को बहुत लंबा लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ता है मेज़, मतलब कि सिर्फ एक ब्रेड के लिए उनको लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और फिर जो वर्कशॉप के जो लोग होते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो क्या करते हैं वुमेंस जो होती हैं उस जो दुकान होती है उसको तोड़ फोड़ कर देती हैं पूरा। तो मेन फर्स्ट यही हो जाता है। और फिर क्या होता है कि पेरिस के जो लोग होते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, और फिर बेस्टिल एक फोर्ट है, एक किला है जहाँ पे लोगों को रखा गया था, जो प्रिजनर्स होते, जो कैदी होते थे उनको वहाँ पे रखा गया था। बेस्टिल ये हो गया, उनको वहाँ पे रखा गया, जो क्लर्जी नॉबिलिटी को अंत में भागना पड़ा। तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर अब आती है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो 1791 आई थिंक, हाँ 1791 नहीं 1792 को ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि हर एक किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, मेन को वोट देने का अधिकार था। लेकिन वैसे मेन जो 25 साल के ऊपर थे उनको, और जो अपना 3 दिन का जो सैलरी था एज अ टैक्स पे करते, और ये तो था। लेकिन एफ्लुएंट मतलब धनी लोग 3 दिन का टैक्स अपना पे करते, उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट था कि अगर जैसे कि एक तो पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो जो पीजेंट्स आर्टिशन सब हो गए, जो लो कैटेगरी के लोग हो गए उनको पैसिव में रखा, और एक्टिव में वो हो गया जो 25 के ऊपर मेनली मेन, और जिनके 3 साल के वो सैलरी अपना पेड कर, 3 दिन का अपना सैलरी पेड करे। तो ये जो एक्टिव सिटीजन के जो लोग थे 28 मिलियन में एक्टिव सिटीजन पहले चूज़ हुए। अभी जो एक्टिव सिटीजन जो लोग थे अब उन सब चीज़ को चूज़ करते कि जो वोट दे सके, इलेक्टर्स को भी चूज़ करते हैं जो वोट देने के लिए जो एलिजिबल है। फिर जो इलेक्टर्स हो गए वो नेशनल असेंबली ड्राफ्ट करती है। तो यहाँ तक ये हो गया, ये सब खत्म हुआ। फिर बाद में फिर लुईस 16 को आई थिंक, हाँ फिर जैसे जैसे समय बीतता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। फिर मतलब कि गवर्नमेंट, हाँ तो फिर मेन कॉन्स्टिट्यूशन का यही डिमांड था, कॉन्स्टिट्यूशन का यही डिमांड था कि जो राजा की जो ताकत है, राजा की ताकत को कर्टन मतलब कम करना। तो फिर अंत में लुईस 16 राजी हो गया, ठीक है, वो ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट था उस पर साइन कर दिया, ठीक है, बस पर मंजूरी दे रहे हैं। इस तरीके से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि वुमेन्स को अधिकार नहीं मिले हुए था, रिपब्लिक तो थी नहीं वहाँ पे, अभी भी 25 के ऊपर वाले को अधिकार था। जो अफ्लुएंट मेंबर्स थे मेनली अधिकार सब कुछ उन्हीं को मिले हुए था, सोसाइटी के अफ्लुएंट मेंबर्स को अधिकार मिले हुए था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब बनने लगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लब रहा जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो इसको नेतृत्व किए जैकोबिन क्लब को। तो फिर जैकोबिन क्लब को कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो अपने आप को ये फैशनेबल सोसाइटी से दूर रखने के लिए, मतलब कि एक अंतर दिखलाने के लिए क्या किए कि लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनने लगे। और क्योंकि जो फैशनेबल सोसाइटी थे वो नी ब्रिटिश पहनते थे, मतलब कि घुटने तक का शॉर्ट्स पहनते थे वो लोग। तो वो लोग क्या किए कि मतलब कि नी ब्रिटिश लॉन्ग ट्राउज़र पहनने लगे ताकि वो अपने आप को डिस्टिंग अलग कर सके, उनसे अलग कर सके। फिर लड़ाई, फिर 4 अगस्त 1792 को आई थिंक ये जो ट्यूलरिस एक महल था फ्रांस में, पहला एक महल है वहाँ पे। तो वो लोग क्या किए, फ्रांस के वो जो महल था ना वहाँ पे जाकर, मतलब जैकोबिन्स जो लोग थे वो पेरिस के जो लोग थे उनको एक प्रस्ताव दिए कि हम आपको अच्छा सा ज़िंदगी देंगे, आप हमारी सपोर्ट करिए। तो जैकोबिन के जो लोग थे वो क्या किए, ट्यूलरिस एक महल था जहाँ पे राजा शायद रहता था, हमको अच्छे से नहीं पता, वहाँ पे जाकर धावा बोल दिए। किंग का जो गार्ड था उसको मार दिए, और फिर किंग को जो लुईस 16 था उसको पकड़ लिए, बंदी बना दिए। जो नेशनल असेंबली थी, हाँ बंदी बना दिए। फिर उसके बाद फिर जो नया नेशनल असेंबली इलेक्ट होता है जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ताकत दे दिया जाता है। फिर मैरी एंटोनिएट को भी फांसी दे दिया जाता है, मार दिया जाता है, लुईस 16 को भी मार दिया जाता है। उसके बाद फिर जैकोबिन क्लब का रूल स्टार्ट होता है,
अब उसके आखिर जैकोबिन क्लब का रूल आया, फिर नेपोलियन का रूल आया, आखिर इस सबको हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।